बहुत बार हम रोड पे थूक दी ना जा, कोई मान ली टीबी के पेशेंट बा, वो धूल मिट्टी उड़ी एक में मिक्स हो गई टीबी के बैक्टीरिया भी, अब ये सब आगे जात जात फेफड़ा में चल जाए। यदि महिलाओं के अंदर या बच्चियों के अंदर जिनको पीरियड आता है, जिनको महीने में एक बार ब्लड लॉस होता है, उनका तो हीमोग्लोबिन कम होना समझ में आता है। उनकी हीमोग्लोबिन 10 या 11 या 12 हो सकता है, लेकिन यंग जो पुरुष हैं जिनकी उम्र 15 साल से 45 साल है, उनके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। उसका कोई कारण नहीं है कि उसको ना ब्लड आ रहा मुंह से, ना पैखाने के रास्ते से ब्लड जा रहा है, ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, और फिर भी हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि हम खाना इतना खा लेते हैं कि हीमोग्लोबिन बन जाता है, सब्जियों से मिल जाता है, हमारे अनाज में हो जाता है, इतना मिल जाता है, फिर भी कम होने का मतलब अगेन ये पॉल्यूशन। इलेक्शन होता है, बहुत शिद्दत से हम वोट करते हैं, बहुत उम्मीद रखते हैं हम लोगों से कि हमारे उम्मीदवार जब चुन के जाएं तो हमारे लिए करें। हम सब के लिए ज़रूर सोचें आप लोग कि हम सब कैसे रहें, कैसे लाचार व्यक्ति कैसे रहे, और ये सबके लिए, आपके लिए भी है। ऐसा नहीं कि आम आदमी ही प्रभावित होगा, रोड पे सबको चलना है, शहर में सबको जाना है, मार्केट में शॉपिंग सबको करनी है, तो इससे तो कोई अछूता नहीं रहेगा, आपका परिवार भी नहीं। तो हम सबको इसको मिलजुल के रोकथाम करना चाहिए और प्रदूषण को कंट्रोल करना चाहिए। ग्रीन प्लांटेशन जरूर आप लोग करें, प्लांट्स लगाएं, हरियाली को आप प्रमोट करें, ताकि मेरा मेन उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना, आपको जानकारी देना, आपको एक सजग और स्वस्थ नागरिक बनाना मेरा कर्तव्य है एक डॉक्टर होने के नाते, और ये मैं करता रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आज हम लोग एक विषय पे चर्चा करेंगे जो बीमारी के बारे में है, हेल्थ के बारे में है, और आप सभी पेशेंट हैं और आप सब आए कि आप सब अस्वस्थ हैं, आप बीमार हैं। इससे क्या पता चल जाता, काफ़ी समय से आप लोग वेट भी कर रहे हैं, है ना, एक एक करके और समय लगेगा, शायद कुछ जांच लेंगे और समय लगेगा, मतलब कि आपका पूरा आज का दिन लगभग घर से चलेंगे आते में समय लगता है। आप स्वस्थ होते, खर्चा भी होगा आपका, जांच कराई जाएगी, दवाई दी जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्वास्थ्य को हम सबको सबसे ऊपर रखना है। यदि आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, अस्वस्थ हैं तो कुछ भी नहीं है। और गलत इलाज से हमेशा बचना है। कभी भी कुछ हो तो हम लोग को स्वास्थ्य पे हमेशा आगे, स्वास्थ्य को रखते हुए आगे बढ़ना है। तो आज हम एक चर्चा करेंगे। आज हम देखते होंगे इस वातावरण जो खराब हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, इसमें बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। खाने पीने में मिलावट, खाने में इम्प्योरिटीज़ है, हमारा दिनचर्या प्रभावित हो रहा है, लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियों से हम ग्रसित हैं जो पहले कभी ऐसा होता नहीं था। और आज के समय में उम्र किसी बीमारी का आज की डेट में नहीं है कि पहले हार्ट अटैक नॉर्मली देखते हम कि जब हमारी उम्र ज़्यादा हो गई 50 साल 60 साल तो हार्ट अटैक, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक की संभावना हो रही है। आज की डेट में सांस की तकलीफ कम उम्र के बच्चों में भी हो रही है, जो कि पहले नहीं होती थी। ये सब बदलते परिवेश, बदलते माहौल और प्रदूषण। आज हम सभी बक्सर में हैं, और बक्सर एक छोटी डिस्ट्रिक्ट टाउन है, शहर नहीं है, छोटा सा, बहुत बड़ा कोई सिटी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के पोल्यूशन किसी बड़े शहरों से कम नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा भयंकर है। बड़े शहरों में हम देखते हैं कि मैक्सिमली ऑर्गेनिक केमिकल पोल्यूशन ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे केमिकल पोल्यूशन के साथ साथ ऑर्गेनिक पोल्यूशन, मतलब डस्ट का ज़्यादा मात्रा होता है, और डस्ट पोल्यूशन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पोल्यूशन पे। अर्थात हिंदी में प्रदूषण, एक के प्रदूषण कहल जाला। अब
प्रदूषण के बहुत सारा तरीका होला होके के। एक केमिकल बताए हिंदी में, लिखत नहीं इंग्लिश में, ठीक बा। केमिकल, दूसरा ऑर्गेनिक, और इसका रंग में मेनली डस्ट, धूल से। तो हमनी के रोड के व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है शहर में, खूब धूल मिट्टी उड़त होकी, देखता नहीं जा। एकरा से का होता, धूल मिट्टी से बहुत भयंकर प्रदूषण फैल रहा बा, फेफड़ा के तकलीफ बढ़ रहा बा, खून के नली में गड़बड़ी हो रहा बा, हीमोग्लोबिन के मात्रा कम हो रहा बा, ब्रेन भी प्रभावित हो रहा बा, स्किन पे एलर्जी भी हो रहा बा, और बहुत बार तो जो पेशाब के थैली होला ओकरा में भी कैंसर होके के संभावना होला। ये कोई ना सोच सकता पोल्यूशन मात्र से। तो धूल पे ये जे भी जिम्मेदार बा, मतलब कि व्यवस्था। अब हमार सवाल व्यवस्था से भी रहेला, जे व्यक्ति जे प्रतिनिधित्व करता, जे समस्या के समाधान कर सकेला, ओकरा जरूर पे ध्यान देवे के चाहिए। ये बहुत मामूली समस्या नहीं है, बहुत ज़्यादा भयंकर समस्या बाटे। तो धूल जन बाटे, आप बड़ा शहर में देखो तो शाम के टाइम में हमेशा क्या होला कि गाड़ी चलेला रोड पे और शॉवरिंग होला, पानी के छिड़काव होला ताकि धूल सेटल हो जाए। जो पेड़ पौधा बाटे ओकरो सफाई होला, दिल्ली में चल जाइए, मुंबई में चल जाइए, आजकल तो पटना में भी हो रहा बा, लेकिन छोटा शहर में ये सब नहीं होकर। ये सब होके के चाहिए, रोड के बढ़िया बने के चाहिए। तो अब एक में हम रोकथाम और विस्तार से बताइब हम। अब हमने के आप समझ ली, ठीक बा। अब कैसे ये सब हो रहा बा पॉल्यूशन के वजह से परेशानी हेल्थ पे, ओकरा के हम थोड़ा सा आप सबके भाषा में हम विस्तार पूर्वक बताइब ताकि आप सब समझ सकें। ये समझ ली, ये हमनी के यहाँ से एयर हवा आ रहा बा, ठीक बा। एकरा में डस्ट भी आ रहा बा, धूल आइल अंदर, यहाँ से फेफड़ा के दो अलग अलग हिस्सा हो गए। डस्ट बहुत छोटा छोटा, अब ये आके फेफड़ा में अलग अलग जगह पे डस्ट हो गई, समझ लीजिए। ठीक है ना। अब हो रहल बा का, ये बहुत छोटा बाटे, छोटा हुई तो बड़ा रही तो एजी से बाहर निकल जाई, जितना छोटा हुई वो धीरे धीरे अंदर जाके फेफड़ा में। अब ये डस्ट के साथ का हो रहा बा, जब रोड पे गाड़ी चल रहा बा तो गाड़ी के टायर से एरोमेटिक पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहा जाला, वो धूल मिट्टी में मिक्स हो गई। ब्लैक कार्बन होला मिक्स हो गई, लेड होला जो उनकी धुआं में निकलेला वो डस्ट में मिक्स हो गई। बहुत बार इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन वो डस्ट के साथ मिक्स हो गई। बहुत बार हम जो रोड पे थूक दी ना जा, कोई मान ली टीबी के पेशेंट बा, वो धूल मिट्टी उड़ी एक में मिक्स हो गई टीबी के बैक्टीरिया भी। अब ये सब आगे जात जात फेफड़ा में चल जाए। अब ये फेफड़ा में क्या होता, यहाँ पे रिएक्शन, चेंज, इन्फ्लामेशन कहा जाला, रिएक्शन होखे लागेला। अब केमिकल होई तो ये लोकल डैमेज करे लगी, फेफड़ा के अलग अलग एक मान ली टुकड़ा कर दिए करा के और बाहर निकाल दिए हम यहाँ पे, तो फेफड़ा में क्या होला, एक स्ट्रक्चर बनाओ तनी हम, ये एल्वेलाई का अंगूर के दाना जिसन ऐसे ऐसे, ठीक बा ना, ये रहला। अब एकरा में क्या होला, यहाँ पे इजी के ब्लड खून के नली चलेला, ठीक बा ना। अब मान लीजिए जो धूल बाटे, डस्ट यहाँ पे आ बाटे, अभी क्या कर सकेला, एजी यहाँ पे रिएक्शन कर सकेला,
ये भी लंग्स के खराब कर दी, जो सांस ले वाला बाटे जिससे सांस होला, ये जिससे ऑक्सीजन है ब्लड में आ जी और फिर हमने के पूरा शरीर में जाई। अब जब यहाँ पे दिक्कत हो गई केमिकल के, तो मान ली लेड जो बतैनी, लेड हो गई, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गई, ये सारा ब्लड में मिक्स हो जाई। और एक और केमिकल होला यहाँ पे, ओकरा कहल जाला साइटोकाइंस वगैरह, ठीक बा ना। हम ये सब ये से बताओ कि समझ ली, आप ध्यान रखी, साइटोकाइंस मतलब कुछ केमिकल बा, कुछ ऐसा बा कि ब्लड में आ जाला, और ये यहाँ से केमिकल्स के का प्रभाव हो सकेला, ये अब ब्रेन में भी चल जाए, यहाँ से ये ब्रेन में भी ये चला जाता है। अब ब्रेन में चल जाए, अब सोचिए आयल धूल मिट्टी से यहाँ पे ई बनल केमिकल, और ई केमिकल चल गई ब्रेन में, ब्लड के रास्ते से, अब ब्रेन में दिक्कत कर दी। अब हम यहाँ पे बताओ तो ब्रेन में क्या दिक्कत कर सकेला, फेफड़ा के बारे में छोड़ते हो, ब्रेन पे जा रहा बनी। हम बहुत बार हो रहा बा का कि यदि कोई व्यक्ति के, चाहे महिला होके चाहे पुरुष होके, ओकर 40-45 के भी उम्र बाटे, ओकरा बीपी नहीं खे, ओकरा शुगर नहीं खे, फिर भी ओकरा ब्रेन में खून के थक्का क्लॉट जमा हो रहा बा और लकवा के लक्षण आ रहा बा। अब सोचिए, नॉर्मली कहला जरा ब्लड प्रेशर और शुगर के तकलीफ बा और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं के, शुगर कंट्रोल नहीं के, तो ब्रेन में या तो हेमरेज हो सकेला या थक्का खून के जम सकेला। लेकिन वो व्यक्ति के दोनों नहीं खे, फिर भी हो रहा क्या है कि ये पोल्यूशन के साइटोकाइंस जाई और ब्रेन के खून के नली में इन्फ्लामेशन करे लगी, ओकरा कहल जाला वैस्कुलाइटिस। वो साइटोकाइंस मीडिएटेड वैस्कुलाइटिस विल लीड टू द डैमेज टू द दिस ब्रेन पार्ट। तो ये वैस्कुलर होता है। तो आप सबके समझे के पड़ी कि कितना गंभीर समस्या हो रहा बा, ये तो ब्रेन के प्रभावित कैलस। अच्छा, अब वो व्यक्ति यदि 45 साल के बाटे, लकवा इसना हाथ पैर सुनापन होके लगी, हल्कापन महसूस होके लगी, झिंझिनाहट होके लगी, और धीरे धीरे बढ़त बढ़त यदि वो व्यक्ति के 60 साल उम्र हो बा, तो यादाश्त में बहुत कमी आवे लगी, क्योंकि ब्रेन में अलग अलग प्लाक्स जमा होके लागेला, और वो एक बीमारी पैदा होला एल्जाइमर्स डिजीज, वो भी कर सकेला, ओके भी करे के संभावना होला ब्रेन के समस्या। अब फेफड़ा पे आई हम, तो फेफड़ा पे बीमारी होला क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कर सकेला। ILD होला एगो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जो उनकी इरिवर्सिबल डैमेज, वो दोबारा ठीक ना हो सकेला। यदि फेफड़ा में वो तकलीफ हो गई तो आप बोलब कि डॉक्टर साहब हमारा के इलाज करके ठीक कर दी हमेशा खातिर, एकदम ना, वो प्रोग्रेसिव होई, आपके तकलीफ में आराम दिलावल जा सकेला। जिससे सांस की दिक्कत, तो दवाई चली तो सांस की दिक्कत आराम हुई, लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों बाद, 8 साल 9 साल के बाद इतना दिक्कत कर देगा कि आप सांस लेना भी तकलीफ हो जाएगा। और किससे हुआ ये धूल मिट्टी से, जो हमारे हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, और हम ऐसी बीमारी को न्योता दे रहे हैं जो ठीक नहीं हो सकता है। और हर महीने आपका उस पर कम से कम 3 से 4 हज़ार खर्चा है, साल का 1 लाख के आसपास खर्च कर रहे हैं आप। एक व्यक्ति, एक घर में कोई एक व्यक्ति बीमार होता है, 1 लाख खर्चा कर रहा है बीमारी पे, और उस बीमारी का इलाज भी नहीं। आप सोचिए कितना बर्डन पड़ रहा है। ये शहर का पॉपुलेशन काउंट करें हम तो कितनी होगी, हर चौथे घर में यदि बीमार है तो सोचिए कितना लाख खर्च हो रहा है। इस सरकार को और जो लोग हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, ये हमारे ऊपर बर्डन पड़ रहा है। अस्वस्थ हो ही रहे हैं आप, अस्वस्थ हो रहे हैं वो अलग, आपका फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रहा वो अलग, आप पूरा परिवार प्रभावित हो रहा वो अलग। तो कितना भयंकर समस्या, इसलिए हमको पॉल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फेफड़े में ये बीमारियां होती हैं जो आपको बहुत तकलीफ बढ़ा सकती है। और सबसे भयंकर समस्या, इसमें केमिकल्स में कार्सिनोजन होता है, जो कार्सिनोजेनिक होता है उसको कार्सिनोजेंस बोलते हैं। वो आपको कैंसर बनाने की पोटेंशियल रखता है, वो कैंसर बना सकता है। तो फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है इससे, जो अपने आप में बहुत भयंकर बीमारी होगी, जानलेवा बीमारी होगी। और थोड़ा और आगे बढ़े हम, ब्रेन के बारे में बताया, फेफड़े के बारे में बताया, अब आपको बताते हैं हीमोग्लोबिन कैसे कम करता है। अब जब यहां से आया, यहां से डस्ट आया, ये पोल्यूशन, ये आ गया ब्लड में। अब ये ब्लड में आके क्या करता है, ये पोल्यूशन यहां भी चेंज करता है, यहां भी क्या करता है, वो साइटोकिन्स यहां भी बनेगा
अब ब्लड को डैमेज करेगा, खून की नली को, और डैमेज करके क्या करता है ये, आपको हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ा सकता है, हार्ट की बीमारी बढ़ा सकता है, हार्ट फेलियर भी कर सकता है। और फिर ये जाते जाते जो हड्डी है हमारी पैर की या हाथ की या पूरे शरीर की, उसके अंदर बोन मैरो होता है, वहां पे ब्लड बनता है। वहां पे क्या होता है, एक इरिथ्रोपोइटिन होता है, इधर एरिथ्रोपोइटिन, ये भी एक केमिकल है जो ब्लड, खून जो हड्डी है उसके अंदर होता है, वहां से ब्लड बनाता है। अब ये जो यहां से जाके हड्डी में इसको भी प्रभावित करता है, ये भी कम कर देता है इसको, ये कम करेगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा। साथ ही साथ जो केमिकल लेड है वो भी हीमोग्लोबिन कम बनाएगा। तो अब देखिए इसमें मैं क्या बताना चाहता हूं, आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई। यदि महिलाओं के अंदर या बच्चियों के अंदर जिनको पीरियड आता है, जिनको महीने में एक बार ब्लड लॉस होता है, उनका तो हीमोग्लोबिन कम होना समझ में आता है, उनकी हीमोग्लोबिन 10 या 11 या 12 हो सकता है। लेकिन यंग जो पुरुष हैं जिनकी उम्र 15 साल से 45 साल है, उनके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, उसका कोई कारण नहीं है कि उसको ना ब्लड आ रहा मुंह से, ना पैखाने के रास्ते से ब्लड जा रहा है, ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, और फिर भी हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि हम खाना इतना खा लेते हैं कि हीमोग्लोबिन बन जाता है, सब्जियों से मिल जाता है, हमारे अनाज में हो जाता है, इतना मिल जाता है, फिर भी कम होने का मतलब अगेन ये पोल्यूशन जो मेरे शहर में भी कर रहा है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया और विचलित हो गया। शुरू में देखा मैं और जांच कराया बहुत सारे बच्चों का, कम उम्र के 16 साल 18 साल 20 साल के, और कोई दूसरा कारण नहीं मिला, लेकिन उनका हीमोग्लोबिन 10, किसी का 9.5। पूछा तो सर कोई बवासीर नहीं है, कहीं ब्लड नहीं आता, मुंह से ब्लड नहीं आता, तो हीमोग्लोबिन कम क्यों हो रहा है? फिर मैंने लैब को इंस्ट्रक्शन दिया और पाया कि उनका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। फिर मेरा स्टडी आगे बढ़ता गया और ये 1.5-2 सालों में मैंने स्टडी करके ये पाया, ये कारण ये है। ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। मैंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया और आगे फॉरवर्ड किया है। ये बहुत बड़ा ही होने वाला है, क्योंकि ये छोटे शहरों में अब हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा सोचिए। एक युवा जो 15 साल से 30 साल या 35 साल का है, उसकी हीमोग्लोबिन कम होगी, उसको थकान होगा, कमजोरी होगी, सर में दर्द होगा और फिर चिड़चिड़ापन होगा। अब वो स्ट्रेस में जाएगा। ये सारा हो क्यों रहा है? अगेन वो इलाज के पीछे भागना शुरू करेगा, खूब खर्च करेगा और बीमारी समझ में नहीं आएगी कि रूट कॉज क्या है, इसका प्रभावित होगा। तो इसका भी कारण, दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस डस्ट पॉल्यूशन। इस पे हो रहा है। अच्छा, यही नहीं, आगे ये केमिकल्स आपके ब्लैडर में जाएगा, पेशाब की थैली में, वहां भी कैंसर करने की संभावना रखता है, किडनी में भी प्रभावित करता है, और तो और इसको मैं और आगे एक लाइन बोलूं तो इनफर्टिलिटी को भी करता है ये। लेकिन मेजर जो परेशानी होती है पोल्यूशन से, वो फेफड़े को, ब्लड को और ब्रेन को। सीधा सीधा तो हमको फेफड़े की सांस की तकलीफ आप सबको दिखती है। ये सब कुछ हो सकता है पोल्यूशन की वजह से। और एक बड़ी बीमारी होती है इसमें फेफड़े की, जिसको बोलते हैं एस्परजिलोसिस या फंगल इन्फेक्शन। वो भी प्रोग्रेसिव होता है, वो भी बीमारी और आगे बढ़ा सकता है। तो इन शॉर्ट मैं ये आप सबको समरी में बताना चाहता हूं कि पोल्यूशन की रोकथाम की जा सकती है, इन बीमारियों को हम कम कर सकते हैं। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, और जो भी संस्था है, व्यवस्था है, जनप्रतिनिधि हैं, नगरपालिका हैं, नगर निगम हैं, उन सबको इस पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि डस्ट पोल्यूशन को हल्के में नहीं लेना है। बहुत ही भयंकर समस्या होने जा रही है। और हम सब कैसे कम कर सकते हैं? हम आम नागरिक
उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। व्यवस्था जब करे वो बात अलग है, लेकिन हमें भी तो कुछ, हमारा भी फर्ज बनता है। उसके लिए क्या करना है आप सबको, मैं आते जाते देखता हूँ, अभी आज आया था शहर के तरफ से, तो देखा इकट्ठा एक जगह कुछ कूड़ा करकट रखा होता, उसको जलाया गया। अब वो धुआं बनेगा, वो आसपास के बस्ती में रह रहे लोगों को परेशान करेगा, पोल्यूशन करेगा। इससे बचना, डंपिंग आउटसाइड शहर होना चाहिए। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने घर के सामने रोड यदि अच्छा नहीं है, धूल बहुत ज़्यादा है, तो पानी की छिड़काव करें, क्योंकि घर हमारे घर के सामने हो रहा है, और कोई, हम तो प्रभावित होंगे ही ना, तो पहले खुद को भी तो बचाएं। लेकिन थोड़ा ये सोच को प्रभावित हम नहीं रहें इससे कि हम दूसरा खातिर कहें करें, दूसरा खातिर नहीं करें, अपना खातिर तो करी, कम से कम अपन घर के सामने पानी के छिड़काव करी। यदि कोई दुकान बाटे रोड के किनारे, तो दुकान वाला रोड के किनारे अपन सफाई रखे, 2 टाइम कम से कम पानी के छिड़काव करे। और जब बाइक तेज चल रहा बा, बाइक शहर में एकदम रूल बने के चाहिए, प्रशासन की तरफ से हम बोलता नहीं कि रूल बने के चाहिए कि स्पीड बाइक के 20 से 40 क्रॉस ना चाहिए, कोशिश करे कि 20 के आसपास स्पीड रखे, वो से भी डस्ट जो उड़ता ओकरा कम कर जा सकेला। आप पोल्यूशन को 30% कंट्रोल कर सकते हैं व्हीकल के स्पीड से। लेकिन बाइक बहुत तेज रेस में चलाते हैं लोग, नहीं देखते। आप देखते होंगे, ये प्रैक्टिकल आप देखते होंगे, बाइक तेज चले तो धूल और तेजी से उड़ेगा, आप स्लो चलाएंगे तो कम होगा। तो हमको डस्ट को कंट्रोल रखना है। और जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो बिल्डिंग का, वो आप क्या कर सकते हैं, उसको कवर करें। जो बड़े शहर में तो ग्रीन कर्टेन सा होता है, उससे कवर करते हैं ताकि डस्ट बाहर नहीं जाए। मास्क तो तब जरूरत होती, मास्क लगाना है, लेकिन पहले क्या क्या और करना, मास्क तो लगाना है। यदि डस्ट है तो आप या तो सर्दियों के समय चलें तो गमछा या शॉल या मफलर, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा है, अभी और फिर बढ़ेगा। ये चलेगा, ये ठंडे में भी होती है, सर्दियों में भी होती है। ठंड में और परेशानी होती है, क्योंकि सांस की और तकलीफ बढ़ती है किसी और कारणों से भी। और दूसरी बात कि जब रोड का थोड़ा सा, मैं ये भी बोलूँगा, जो भी रोड विभाग के लोग होंगे, सड़क पे जरूर ध्यान दें, लोगों को बचाएं। हम बहुत मेहनत करते हैं, इलेक्शन होता है, बहुत शिद्दत से हम वोट करते हैं, बहुत उम्मीद रखते हैं हम लोगों से कि हमारे उम्मीदवार जब चुन के जाएं तो हमारे लिए करें। हम सबके लिए जरूर सोचें आप लोग कि हम सब कैसे रहें, कैसे लाचार व्यक्ति कैसे रहे। और ये सबके लिए, आपके लिए भी है। ऐसा नहीं कि आम आदमी ही प्रभावित होगा, रोड पे सबको चलना है, शहर में सबको जाना है, मार्केट में शॉपिंग सबको करनी है, तो इससे तो कोई अछूता नहीं रहेगा, आपका परिवार भी नहीं। तो हम सबको इसको मिलजुल के रोकथाम करना चाहिए और प्रदूषण को कंट्रोल करना चाहिए, तभी हमारा आगे। अच्छा, दूसरी बात और, ग्रीन प्लांटेशन जरूर आप लोग करें, प्लांट्स लगाएं, हरियाली को आप प्रमोट करें, तो इन सब चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज इतना ही, और आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले हार्ट की बीमारी के बारे में बताया था, टाइफाइड की बीमारी में, बहुत सारी बीमारियों के बारे में चर्चा करता रहता हूँ, ताकि मेरा मेन उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना, आपको जानकारी देना, आपको एक सजग और स्वस्थ नागरिक बनाना मेरा कर्तव्य है एक डॉक्टर होने के नाते, और ये मैं करता रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। धन्यवाद।